क्या योगी आदित्यनाथ कुछ विषयों पर एक इम्पैक्टफुल पारी खेलने वाले हैं? कि मायावती के समय में बरेली में दंगा हुआ। अच्छा, बरेली दंगा प्रोन इलाका ही है, तो और हर दंगे में इनकी रजा पर फैमिली का कुछ ना कुछ लोचा रहता है। हाँ। तो बवाल मच गया। मायावती जी ने कहा कि तौकी रजा को बंद करो। बंद हो गए। बंद होने के बाद मायावती को 24 घंटे में समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ कर दिया। हाँ। क्या? उन्होंने अपने एक अत्यंत वरिष्ठ मंत्री को राज्य सरकार के विशेष विमान से बरेली भेजा। तौकीर रजा जेल से बाहर किए गए। सम्मान के साथ उनको लखनऊ लाके मायावती से मिलवाया गया। योगी की लीडरशिप अब नेशनल इशू हो गई, राष्ट्रीय विषय हो गया भाजपा के लिए भी। और अगर बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में जिंदा हो गई, समझिएगा बड़ी बात कह रहा हूं, तो ये भारत के अलग अलग कोने में जिंदा होगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। बंगाल में चुनाव आएगा जाएगा, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन ये नासूर खड़ा हो जाएगा तो देश के लिए फिर संकट बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या ये 3 चुनाव खास तौर पर बीजेपी के लिए या मोदी के लिए बीते कुछ सालों में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रहे हैं? जब 20% वोट बीजेपी का हुआ था, मैं उसी दिन समझ गया था कि अब केरल बदल जाएगा। संघ बंजर जमीन को उर्वर बनाता है। तमिलनाडु के चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हैं? तमिलनाडु को मोदी ने 3 मैसेज दे दिए एक साथ। सेंगोल, हमने सिर झुकाया आपके प्रतीक के लिए। काशी तमिल संगम, संस्कृति के लिए, और राजनीतिक हिस्सेदारी। तमिलनाडु को भारत का उपराष्ट्रपति। अब आखिर में सर बंगाल समझते हैं जी, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर ममता बनर्जी की पार्टी के खाते के ज्यादा वोट इसकी जद में आए हैं SIR के, बड़ी बात कर रहा हूं, तो मानकर चलिए, मेरी बात लिख लीजिए, ममता बनर्जी के लिए ये वाटरलू हो जाएगा चुनाव साबित, उनके लिए संकट का कारण हो जाएगा। एक उछाल भाजपा का भाग्य बदल देगा पश्चिम बंगाल में। कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण नीति, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, ये दोनों चीजें आएंगी मोदी के ही कार्यकाल में। लेकिन मोदी समय किसी को नहीं बताते, उनकी छाया भी नहीं जान सकती कि वो किस दिन कर। दोस्तों, 2026 में क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तूफान आने वाला है? बीते 8 सालों में जो योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आए, क्या वो 2026 में हमें दिखाई देंगे? 2026 का साल मोदी और योगी और बीजेपी के लिए भी बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ऐसे ऐसे राज्य में चुनाव हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर साबित हुए हैं। ऐसे में 2026 के अंदर उत्तर प्रदेश की सियासत की कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह हमारे साथ हैं। अमिताभ सर, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अपना समय आपने निकाला हमारे लिए। हमारे दर्शक आपका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। शुक्रिया। लेकिन सर, आज 2026 की कहानी आपसे सुनना चाहते हैं। वो कहानी आप हमेशा जो बीते राजनीति की कहानियां वो बताते हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा भविष्य को लेकर समझना चाहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2026 का साल किस तरीके का होने वाला है? योगी आदित्यनाथ ने 3 संकेत दे दिए हैं, एक एक संकेत में मैं समझना चाहूंगा। पहला संकेत, उन्होंने 2025 के आखिर में सदन में खड़े होकर यह कह दिया कि जब घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी तो रोना मत, फिर आप उनके समर्थन में खड़े मत होना। अखिलेश यादव और सपा को डायरेक्ट टारगेट था, लेकिन घुसपैठियों पर क्या एक बड़े एक्शन का संदेश योगी जी ने दे दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि 2026 को अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा अवसर भी और सबसे बड़ी चुनौती भी पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय फलक पर भाजपा ने बिहार में जो पराक्रम किया
उससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। और आरजेडी और कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में बनी, उसने भी बीजेपी का मोराल हाई कर दिया कि भाई हमारे विरोधी ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए बिहार में। अब बिहार से लगा हुआ राज्य बंगाल, बंगाल भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसा आपने कहा कि टेढ़ी खीर है, वो कैसा रिजल्ट देती है बंगाल, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था जिसमें ममता जी फिर जनादेश पाई थी, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के बीच में 58 लाख वोट का अंतर था, कुल 58 लाख। अब SIR भी हुई है, बाबरी मस्जिद भी बन रही है मुर्शिदाबाद में, हुमायूं कबीर बना रहे हैं, बहुत कुछ नया हुआ है इस बार। भाजपा उम्मीद कर रही है कि इस बार हम बंगाल में कुछ बड़ा परिवर्तन करने में सफल रहेंगे। उड़ीसा में भाजपा ने जब सरकार बनाई तो माना गया कि भाजपा अपने उन लक्ष्यों को भी पाने की स्थिति में आ गई जो किसी समय में असंभव से लगते थे, कि उड़ीसा और भाजपा बोले भाई उधर ना जाओ, उड़ीसा से आपका क्या लेना देना। उड़ीसा में भाजपा ने सरकार बना ली, तो अब अगला टारगेट पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा कुछ बड़ा चमत्कारिक सफलता प्राप्त कर लेती है तो राष्ट्रीय राजनीति में जो विपक्षी खेमा है ना, उसका मनोबल बहुत टूट जाएगा। क्योंकि अभी ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है विपक्ष के शिविर में, उनका एक अपना आधार है, एक अपनी हैसियत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप ममता बनर्जी से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन उनकी हैसियत है, उससे इनकार नहीं कर सकते। तो अगर ये बंगाल में जीत लेते हैं बीजेपी वाले, कोशिश तो सब कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब है, अगर जीत लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर नरेंद्र मोदी के उसमें फैदर में कैप में एक और फैदर लग जाएगा, एक और मोर पंख सज जाएगा। फिर भाजपा के लिए केवल दक्षिण में कर्नाटक भाजपा जीत ही चुकी है, वहाँ सरकार कई बार रह चुकी है, फिर केवल यही रह जाएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य। नॉर्थ ईस्ट लगभग पूरा बीजेपी ने अपने में समेट लिया है, सेवन सिस्टर्स को देखें तो। उत्तर भारत उसके पास अच्छे से है ही, तो फिर वही 2-3 राज्य रह जाएंगे दक्षिण के, अन्यथा भाजपा का परचम पूरे उसमें लहरा रहा होगा। एक उत्तर प्रदेश के लिए 26 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 वो वर्ष है जिसमें आपको 27 के आरंभ में होने वाले बड़े इम्तिहान की तैयारी करनी है। 27 के आरंभ में वोट पड़ जाएगा विधानसभा के लिए, उसकी सारी तैयारी 26 में ही करनी होगी। और उससे पहले, जिसे हम लोग पहले जब पढ़ते थे स्कूलों में, तो अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, फिर वार्षिक परीक्षा होती थी, हाफ ईयरली है एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली भी होना है अभी। पंचायत चुनाव अप्रैल में कहीं मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव होगा। वो गांव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी गांव में कहाँ है, कैसे खड़ी है, मजबूत है, कमज़ोर है, क्या उसका परसेप्शन है गांव को लेकर, वो सब कुछ सतह पर दिखाई देगा पंचायत चुनाव में। ये ठीक है, पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है ये सबको पता हो जाता है। व्यक्तियों के चेहरे तो पहचान में आते ही ना स्थानीय स्तर पर कि भाई ये भाजपा का है, ये अखिलेश यादव का है, ये मायावती का आदमी है। तो उस दृष्टि से मुझे लग रहा वो एक बड़ी चुनौती होगी। और 27 में भाजपा अगर तीसरी बार आती है तो ये भी भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के उसमें कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई मुख्यमंत्री तीसरी बार, दूसरी बार ही 89 के बाद से कोई नहीं आया, तिवारी जी आखिरी थे। उसके बाद इतने मुख्यमंत्री आए और बड़े कद के मुख्यमंत्री आए, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, आदि कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई ये पराक्रम नहीं कर पाया। और चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था। मतलब ये ऐसा होता है कि 120 की स्पीड से भागती हुई कार में कोई स्पीड गवर्नर लगा दे 40 का, क्या
और कार ची 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 करके रुक जाए। वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में होगी नहीं, तो उसको भी धोना है, उस कमजोर प्रदर्शन को भी धोना है, तब आपका मोराल 29 के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा। अन्यथा जब तक 24 की वो स्मृति नहीं हटेगी, भाई अभी भी अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों के पास एक तर्क के लिए ये तर्क तो है ही कि 24 में हमने भाजपा को करत रोक लिया। हाँ। अब भाजपा इसका जमीन पर उत्तर 27 के चुनाव में ही दे सकती है। पंचायत के चुनावों में अंदरूनी तौर पर गणना हो जाएगी, सबको समझ आ जाएगा, पार्टियों को, उनके प्रबंधकों को, लेकिन पब्लिक में कोई नहीं मानेगा, क्योंकि पार्टी चुनाव सिंबल पर तो होगा नहीं। पब्लिक में बात वही तभी स्थापित होगी जब 27 में भाजपा बड़े बहुमत से जीत कर आएगी, तब वो समाजवादी पार्टी के इस क्लेम को खारिज कर देगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि 24 में हमने ऐसा किया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज, और भाजपा ने इसीलिए अपने संगठन के कील कांटे भी दुरुस्त करना शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप अब उत्तर प्रदेश का विषय नहीं रही केवल, योगी की लीडरशिप अब नेशनल इशू हो गई, राष्ट्रीय विषय हो गया भाजपा के लिए भी, है ना। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं या मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, वो 100 आउट ऑफ 100 स्टेट सब्जेक्ट हैं भाजपा के लिए, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय। योगी संविधान में क्या है, जब राज्यों और केंद्र के अधिकारों का विभाजन हो रहा था तो उसने व्यवस्था की गई, राज्य की सूची, केंद्र की सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां संविधान में बनी। एक वो काम जो राज्य करेगा वो अधिकार, एक वो काम जो केवल केंद्र करेगा, ठीक, जैसे विदेश नीति, रक्षा नीति, इसमें राज्य का कोई संचार, इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं, 3-5 नहीं। जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य ये राज्य के पास रहेगा। लेकिन कुछ विषय रखे कॉन्करेंट लिस्ट में संविधान ने, समवर्ती सूची, यानी इसमें दोनों की चलेगी, केंद्र से भी पूछा जाएगा और राज्य से भी पूछा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ भाजपा की समवर्ती सूची में है। तो सिर्फ एक राज्य नहीं, बाकी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यों के छत्रप हैं भाजपा के, वो 100 आउट ऑफ 100 स्टेट सब्जेक्ट हैं। मेरी दृष्टि में बड़े फलक पर राष्ट्रीय विषय हैं भाजपा में योगी, और योगी के बाद अगर हम किसी को देखते हैं तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा। बाकी सारे मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी उपयोगिता उनके राज्य में है। लेकिन सर, जिस तरीके से 27 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है आज की डेट में पूरे देश में चर्चा का विषय है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो योगी ही नजर आते हैं। लेकिन अब क्रिकेट में कहा जाता है एक खिलाड़ी इम्पैक्टफुल पारी खेलता है और उसी की वही हार जीत तय कर देती है। अब 2027 में इलेक्शन से पहले मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि योगी ने इशारा दे दिया है, क्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये घुसपैठिए किस तरीके से यूपी को प्रभावित करते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ कुछ विषयों पर एक इम्पैक्टफुल पारी खेलने वाले हैं जिसका असर 27 के चुनाव पर डायरेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का अपना, उनकी कार्यशैली जो है ना, वही इवेंटफुल है और इम्पैक्टफुल है। इवेंटफुल भी है और इम्पैक्टफुल भी है। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ, ये तो आपने थोड़ा भारी भरकम शब्दों वाला एक विषय रखते हैं। मैं सरल बात बताता हूँ कि किसको पता था कि बरेली में कुछ लोग बवाल करने की कोशिश करेंगे? नहीं,
कोई उसकी मुनादी तो हुई नहीं थी। बिल्कुल। कुछ लोगों ने पहले के जैसे बरेली में चलता था उसी अंदाज में बरेली में खुरापात करने की कोशिश की। हाँ। योगी जी का तीसरा नेत्र खुला और बरेली में वो हो गया जो बरेली के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या? बरेली के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ। आला हजरत के परिवार के हैं तौकीर रजा। किसके? आला हजरत के परिवार की डायरेक्ट वंशावली है। बरेली में कभी उनके परिवार के व्यक्ति के ऊपर किसी शासन का डंडा छोड़ो, क्या शासन ऐसे कॉर्निश में रहता था? हुजूर हजरत, क्या ये तो योगी जी हैं। अब इनने तो भाई राष्ट्रीय सम्मान समारोह कर दिया तौकीर रजा का। और कोई सोच नहीं सकता था कि बरेली में तौकीर रजा के दामाद और परिवार के लोग और उनके चेले चिंटुओं की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल जाएगा। कोई सोच ही नहीं सकता था। तौकीर रजा जब भी बरेली में लोगों को सड़क पर उतरने का आह्वान करते थे तो शासन उनकी ठोड़ी पकड़ के घुटनों के बल बैठ जाता था। कहता था हजरत रहम रहम, आपको हमारी कसम रहम। क्या? इस बार योगी जी ने ऐसा लठ चलवाया कि सब चप्पल छोड़ के भागे। क्या? और उसके बाद सबका फोटो जारी करा दिया और सबका मुंडन संस्कार करा दिया पकड़वा के। तौकीर रजा आज तक, पता है आपको कि मायावती बहुत सख्त प्रशासक थी। मैं इस मामले में उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन शायद आपने इस बात को नहीं सुना हो मैंने एक बार कहीं कहा था कि मायावती के समय में बरेली में एक दंगा हुआ। अच्छा, बरेली दंगा प्रोन इलाका ही है तो, और हर दंगे में इनकी रजा फैमिली का कुछ ना कुछ लोचा रहता है। हाँ। तो बवाल मच गया। मायावती जी ने कहा कि तौकीर रजा को बंद करो। बंद हो गए। बंद होने के बाद मायावती को 24 घंटे में समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ कर दिया। हाँ। क्या? उन्होंने अपने एक अत्यंत वरिष्ठ मंत्री को राज्य सरकार के विशेष विमान से बरेली भेजा। तौकीर रजा जेल से बाहर किए गए। सम्मान के साथ उनको लखनऊ लाके मायावती से मिलवाया गया। मायावती जी ने कहा भाई हम समझ नहीं पाए हैं, चल भूल चूक लेने देने मौलाना साहब आप समझ रहे हैं ना। तो ये लोग इस ढंग का वेलकम रिसीव करते रहे सरकारों से। इन्हें अंदाज तो न था कि ऐसा हो जाएगा कि जमानत तक के लाले पड़ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ा अभियान घुसपैठियों के खिलाफ होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए। योगी जी की जन्मपत्री बहुत विशिष्ट है। बरेली में जो कुछ उनकी सरकार ने किया उसी ने एक नजीर खड़ी कर दी देश भर में। क्या जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई बरेली में कभी, हाँ। वो कर दिया। अभी उन्होंने विधानसभा में कहा था कि दंगा कैसे रुकता है ये मौलाना से पूछो बरेली वाले से, वो बताएगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि अतीक वाला जो घटना घटी थी उमेश पाल की हत्या, जब योगी ने हाउस में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। जिस इस बार उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों से कि आप, हमको मालूम है आप फातिहा पढ़ने जाएंगे उनकी मौत पर, लेकिन हम आपको फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। कड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। हाँ। और ये लोग जानते हैं कि वो ऐसा कर देते हैं। जब अखिलेश यादव ने उनको प्रवोक किया था उमेश पाल की हत्या के अगले दिन हाउस में, तब अखिलेश जी विपक्ष के नेता थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो योगी जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और वही हुआ। कुल गोत्र सब मिट गया। हाँ, कुत्ते भी गए, घोड़े भी गए, है घर मकान सब बुलडोजर चल के समतलीकरण हो गया। अतीक भी गया, अतीक का भाई भी गया, बेटा भी गया, और जो बच्चे हैं वो कह रहे कि महाराज अब बस कर, जान बख्श दो। क्या उसके बेटे के वीडियो आया था कि त्राहिमाम बिस्किट के पैसे भी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली इवेंटफुल है और इम्पैक्टफुल है। उसका मैसेज दूर तक जाता है, और जो उनकी यूएसपी है
उस यूएसपी को बार बार और तरोताज़ा करने का अवसर उनको मिलता ही रहता है। बरेली ने एक बड़ा अवसर दे दिया। अब ये बरेली वाली जो वैक्सीन है ये साल भर चलेगी कम से कम, तब तक यूपी का चुनाव हो जाएगा। हाँ। क्या बड़ी वैक्सीन है। पश्चिम के लोगों से पूछिए वैक्सीन कितनी बड़ी है। ये आजम खान की वैक्सीन है। अतीक, मुख्तार, ये जो तमाम वैक्सीन योगी ने दी है ना, ये बड़े असर वाली वैक्सीन है भाई। ये हमेशा चर्चा में रहेंगी। हम और आप क्या चर्चा कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। हाँ। महत्वपूर्ण है कि चाय की दुकान पर, ढाबे पर जो 4 लोग बैठे हैं, अपना आधा आधा कप चाय पी रहे हैं, वो जो चर्चा कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या रहा, अरे बोले अब की मजा बांध दिया बरेली। जनमत वहां से बनता है दोस्त। जनमत टेलीविजन और अखबार से नहीं बनता, चाय की टपरी से। चाय की टपरी से मेरा मतलब सब्जी मंडी है, तहसील है, कचहरी है, स्कूल है, इंटरवल में सारे टीचर बैठे, वो भी चर्चा कर रहे हैं स्टाफ रूम में। वहां से इन्फ्लुएंस होती हैं चीजें। हम पत्रकारों को ये भ्रम रहता है कि हम हैं। ऐसी गलतफहमी कभी मत पालिए। अखबारों से, चैनलों से, पॉडकास्ट से, ब्रॉडकास्ट से अगर सरकारें बनती होती तो एक सरकार एक बार आ जाती, वो जीवन भर कभी नहीं जाती। क्या अपने पक्ष में 150 पत्रकार भी इकट्ठे कर लेती, कहती बेटा दिन भर हमारा ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट सब चलाते रहो। क्या ऐसा नहीं होता ना। जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करती है। पता लगा कि जो यूपी रोडवेज की बस है, ये किसी राज्य सरकार की रोडवेज की बस है, सामान्य को डब्बा ट्रेन का है, वहां दिशा तय होती है देश की, वहां बहस होती है, वहां हम भारत के लोग बोलते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको संविधान का पहला शब्द है जो। तो इसलिए मेरा मानना है कि जनमत वहां से बनता है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि वहाँ योगी के कामों पर जो चिंतन है, जो प्रतिक्रिया है, वो योगी के लिए अच्छी है। लोग कहते हैं हाँ भाई ये सब लोग दुष्ट हैं, या ऐसे मानने वाले नहीं। क्या वो ठीक किया। हर सरकार का काम अदालत में जाए या ना जाए, कोई चुनौती दे या ना दे, जनता की अदालत में तो हर काम जाता है। बिल्कुल। जनता उसकी वो करती है, मूल्यांकन करती है। और अगर आपके एक्ट को, गवर्नमेंट के एक्ट को जनता का समर्थन नहीं मिला तो वो 5 साल कुछ नहीं बोलती है। जब ईवीएम वाले कमरे में जाती है तो आपके खिलाफ बटन दबा देती है, कहती ये तो पागल है, अल्लवल काम कर रहे थे। सरकारें ऐसी तो चली जाती। और अगर आपके किए हुए काम जनता को, सामान्य जनता को अच्छे लग रहे हैं तो आप वापस होकर आते हैं। आपको एक बात बताता हूं, जनता की जजमेंट पावर कितनी बड़ी है। तमिलनाडु में कांग्रेस 58 साल से सरकार में नहीं आई। कितने? 58 साल से, लगभग राहुल गांधी की उम्र के बराबर। मुझे पता नहीं कितनी, मतलब मोटे तौर पे इतनी, इसी के आसपास होगी। क्या तब से कांग्रेस ने तमिलनाडु में सत्ता का सूरज नहीं देखा। 40-42 साल से उड़ीसा में सत्ता का सूरज नहीं देखा। क्या 1985 में आखिरी बार बिहार में थी, फिर बिहार में सत्ता का सूरज नहीं देखा अपने दम। उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से सत्ता का सूरज नहीं देखा। क्यों? इतने वर्ष हो गए। बंगाल 41 साल से ज्यादा ही हो गया होगा भाई। 31 साल तो ज्योति बाबू रहे, 30 साल, फिर उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, फिर ममता जी हैं, तो 40-45 साल, 48 साल यहाँ भी हो गए भगवान का नाम लेके। कांग्रेस ने सत्ता वापसी नहीं की कभी। ये टीवी, अखबार और पॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट का फैसला नहीं है, जनता का फैसला है। क्या कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस की जो बुरी स्थिति आज है ऐसी पहले तो थी नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो 58 साल से, 50 साल से, आधी सदी से तमिलनाडु में नहीं। क्यों? तब तो इंदिरा जी भी थी।
भाई आधी सदी पहले तो इंदिरा जी थी ना, बिल्कुल 84 में गई हैं। हाँ 16 और 25 जोड़ के देख लीजिए, तब तो वो थी। उनके समय में ही तमिलनाडु कांग्रेस मुक्त हो गया था, बंगाल उनके समय में मुक्त हो गया था कांग्रेस से। तो मेरा मानना है जनता अपना निर्णय खुद करती है, उसके कान और आंख दोनों खुले रहते हैं मित्र। अन्यथा ऐसा नहीं होता तो इतना लंबा वनवास तो संभव नहीं। सही बात। इतनी बड़ी पार्टी कि आधी सदी से लोगों ने आपकी ओर मुड़ के देखा ही नहीं। इसलिए अगर विज्ञापन और मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स इन सब के से कुछ जिताए होता कि कुछ किए, तो कांग्रेस उतना मैनेजमेंट तो अपने लिए कर ही लेती करती है ना सर। वैसे भी 50-50 मिलियन व्यूज आते हैं और 50 वोट भी नहीं मिलते। मैं वही कह रहा हूं, अगर उससे होता तो ऐसा कर लेते ना। बंगाल में कर लेते, बिहार में कर लेते। बिहार में 6 सीट तो नहीं आती। इसलिए मानकर चलिए ठीक है, ये सब अच्छा है, विज्ञापन हो रहा है, ये हो रहा है, इन्फ्लुएंसर दिस दैट तमाम जो नए नए शब्द आए हैं, लेकिन अंतिम रूप से जनता अपना निर्णय खुद करती है, आपके फैसलों की समीक्षा करती है, फिर एक राय बनाती है आपके बारे में। वो राय अच्छी भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। लेकिन सर घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन होगा जी, उसका असर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2027 में ही नहीं बल्कि बंगाल और असम तक मैसेज देंगे योगी जी। बिहार में उन्होंने हुंकार भरी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठियों ने प्रभावित भी सर बहुत किया है और पिछली सरकारें क्या करती नजर आई, कैसे उन्हें बसाया गया, क्योंकि खुद योगी जी ने ही टारगेट किया कि भाई आपने तो आधार भी दे दिया, पैन भी दे दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसकी एक बुनियाद पड़ चुकी है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि घुसपैठ का मुद्दा सीमावर्ती राज्यों के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, बंगाल है, बिहार है। उत्तर प्रदेश में उस ढंग की भारी मात्रा में घुसपैठ हुई हो ऐसा मुझे नहीं लगता। है हर जिले में, लेकिन उनकी संख्या कोई लाखों में हो, 10, 20, 50 लाख ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं दिखता। हाँ। लेकिन उसका जो मैसेज है वो बड़ा है, ठीक है ना। अब जैसे लखनऊ में जब ये कार्य शुरू हुआ, घुसपैठियों को पहचान करो, उनको आइडेंटिफाई करो, तो पता लगा नगर निगम से 150 लोग बिना बताए भाग गए। हाँ। ठीक, एक मैसेज गया कि नगर निगम में संविदा पर ही सही एक सरकारी सिस्टम में एंटर हो चुके थे वो लोग। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बेहतर काम क्या किया कि उन्होंने इस मामले में, शायद वो पहले मुख्यमंत्री हैं भारत के किसी भी राज्य में, कि उन्होंने अधिकारियों से जो कहा वो तो कमरे में कहा, उन्होंने एक सार्वजनिक चिट्ठी जारी की उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के नाम, और उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी केवल सरकार और पुलिस की नहीं हो सकती, आप भी प्रदेश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहिए, सजग रहिए, प्रतिबद्ध रहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपका घर में कोई कर्मचारी रख रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान पर व्यापार में कोई कर्मचारी रख रहे हैं, तो ये इंश्योर करें कि वो इंडियन सिटीजन हो। तो उन्होंने इस अभियान को ग्रास रूट लेवल पर उतार दिया धीरे से। बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री की उस चिट्ठी का प्रिंट आउट लेके उनके वो पैम्पलेट छपवाकर जगह जगह बाजारों में बांट दिए कि भाई आपके मुख्यमंत्री की चिट्ठी, इसको समझो। ये चीज बहुत नीचे तक इसका इलेक्ट्रीफाइंग असर दिखा। अब लोगों के चिंतन में ये बात आ गई कि हाँ यार, योगी कहे तो ठीक रहे, क्या जांच करो भाई, हैं? और अगर ये व्यक्ति यहाँ का नहीं लग रहा है तो इसको सूचना दो। तो एक आप सोचिए, कोई पुलिस कितनी है? 3.5 लाख। आर्मी तो लगा नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ। 3.5 लाख पुलिस।
सब तो इसी काम में लग नहीं सकती, नहीं तो बिल्कुल। प्रदेश कैसे चलेगा। क्या 25 करोड़ लोग हैं, पुलिस कहाँ कहाँ जांच कर लेगी। इस जगह जांच करने आए, वो उस जगह चले गए, उस जगह गए तो वो इस जगह आ गए, क्या करेगा। वो मूवेबल लोग हैं ना, पत्थर थोड़े ना कि वही पड़ा रहेगा। सही बात है। शाहजहांपुर में करोगे तो बरेली आ जाएगा, बरेली में करोगे तो गजरौला आ जाएगा। क्या इसलिए योगी ने इस बात को समझा कि इसको जनता का आंदोलन बनाना होगा, केवल पुलिस से मामला नहीं चलेगा। आप एक बात बताओ, पुलिस जितनी तत्परता से अपराधी खोजती है, उतनी तत्परता से तो ये बांग्लादेश नहीं खोजेगी। अपराधी में तो वो प्राण झोंक देती है। सही बात। लेकिन सारे अपराधी पकड़ पाए ये भी संभव नहीं होता। संभव नहीं। क्या तो फिर ये कैसे पकड़ लेंगे इतने बड़े प्रदेश में। समझिए, खोड़ा जो है यहाँ नोएडा और गाजियाबाद के बीच का जो एक बड़ी कॉलोनी परिक्षेत्र है, इसमें 10 लाख लोग रहते हैं। कितने? 10 लाख। 10 लाख। 40 मीटर का प्लॉट, उसके ऊपर 70 कमरे बने हैं, 80 कमरे, और एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग। कहाँ ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे। ये तभी योगी समझ गए कि ये तभी अच्छे से हो पाएगा जब हम यहाँ के लोगों को ही इसका जिम्मा सौंप दें कि आप निगाह रखो कि आपके आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं क्या वो शक के दायरे में हैं, और अगर हैं तो आप प्रशासन को इंटीमेट कर दीजिए। तब तो प्रशासन के लिए सहज होगा। एसएसपी कैसे जान सकता है कि किस गली में कौन रह रहा है, नहीं ना। लेकिन जो गली के पड़ोस में रह रहा है वो जान सकता है कि यार ये आदमी यहाँ का तो नहीं है। हाँ, क्या बोली भाषा ये नहीं है यहाँ का, तो वो वहां के संबंधित थाने में चुपके से शिकायत बता सकता है। इसलिए योगी ने एक जो नया विधा डेवलप की है, योगी की पाती करके, वो किसी भी ज्वलंत विषय पर एक चिट्ठी लिखते हैं राज्य के लोगों के नाम। उसमें पहली चिट्ठी इसी की थी कि अकेली सरकार ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकती। सच है, आप कितना भी आक्रामक हो जाए नहीं कर सकती। अच्छा, फिर क्या होता है कि कई बार जब आप बहुत आक्रामक ढंग से प्रशासन सड़क पर उतरता है किसी अभियान में, तो फिर हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी भी होती है। और ये सूचना का युग है, एक कोई गड़बड़ी हो गई और सारे चैनल्स पर चला और हंगामा मचा, तो उससे मनोबल गिरता है फिर जांच एजेंसी का या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का। लेकिन अगर वहीं का आदमी सूचना देगा तो वो जांच परख के प्रामाणिक सूचना देगा कि भाई साहब ये आदमी ऐसा है, दिन में ये घर में बंद रहता है, रात में निकलता है और ऐसा करता है और वैसा करता है, और इससे मिलने भी कुछ लोग संदिग्ध आते हैं। लोगों की भूमिका बड़ी है। उस दृष्टि से जनता को सामने किया है योगी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर, और उसमें क्या है, टकराव भी कम होता है। मान लीजिए कि केवल पुलिस ही लठ बजाए सब पर, तो उस पर एक काउंटर नैरेटिव भी लोग, दूसरी पार्टी के लोग खड़ा करते हैं। मान लीजिए एक लाठी किसी इंडियन सिटीजन के भी पड़ गई भीड़ में, क्या वो उसको लाके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि भई ये भारत का नागरिक है, इसको क्यों मारा, बताओ? करेंगे ना। इसलिए वो केस अगर 1 by 1 और केस टू केस चीज़ें इंफॉर्मेशन आएगी तो ज़्यादा प्रामाणिक होगी। तो उस दृष्टि में योगी ने अपने सिस्टम को लगाया है, और मतलब इसका मैसेज बड़ा है। हाँ। अभियान तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नहीं, अभियान तो बड़ा असम में है, बंगाल में है। अगर वहाँ जैसे असम में हो रहा है तो वहाँ दिख रहा, बंगाल में हो नहीं रहा। लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी आ जाए और वहाँ हो तो उसका देश भर में फिर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। मात्रा, वॉल्यूम वहाँ है। योगी के यहाँ वॉल्यूम उतना तो उत्तर प्रदेश में नहीं है वैसा, लेकिन उसकी मैसेजिंग बड़ी है जी। क्योंकि भले ही हिंदी भाषी इलाकों में असम की चर्चाएं कम होती हैं, लेकिन खबरें इस तरीके से आती हैं कि वहाँ डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हैं, और वहाँ हजारों लोग पहले से पकड़ के डाले भी जा चुके हैं। हाँ, लेकिन सर एक और जो बड़ी बात कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू मारा जाता है तो देश में बैठे राजनीतिक, खासतौर पर विपक्षी नेताओं को उन्होंने टारगेट किया, उनके मुंह में दही जम जाती, यही शब्द थे उनके, कि उनके मुंह जुबान सिल जाती है। क्यों सर, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो एक पक्ष ऐसा नजर आता है, अब तो कुछ वैसे भी लोग खड़े होने लगे हैं कि भाई, जामिया का एक प्रश्न पत्र आया, जामिया का, वो बहुत वायरल हुआ, जिसमें बाकायदा ये सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान के अंदर इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। कुछ मौलाना भी निकलकर सामने आ गए जो अब ढिंढोरा पीटने लगे कि भारत में भी तो होता है ऐसा। सर क्यों, जितनी बड़ी घटना हो गई और इस पर आधा हिंदुस्तान, बड़े बड़े राजनीतिक दल खामोश हैं? मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि हम पिक एंड चूज करते हैं। हम किसी भी घटना पर अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप टिप्पणी देते हैं, अन्यथा मौन हो जाते हैं। अब गाजा में संघर्ष चल रहा था और अलीगढ़ में प्रदर्शन हो रहा था। बताइए, अलीगढ़ का गाजा से क्या लेना देना? गजक से तो लेना देना हो भी सकता, सर्दी है गजक खाए आदमी, लेकिन गाजा का तो कोई मतलब ही नहीं। अलीगढ़ वाले आदमी का गाजा से क्या लेना देना? बरेली में बवाल क्यों? मुंबई की भिवंडी में बवाल क्यों? बड़ा प्रदर्शन गाजा को लेकर। भागलपुर में गाजा को लेकर खतबदाहट क्यों हो? बड़ा प्रश्न है। 1947 से 15 अगस्त 1947 से पहले, 14 अगस्त 1947 से पहले न पाकिस्तान था, न बांग्लादेश था, सब भारत था। ठीक, उस बांग्लादेश जिसमें भारत ने अपनी तमाम कुर्बानियां देकर उसको जीवन दिया, वहाँ के लोगों को एक नए राष्ट्र के रूप में उनको अवसर दिया जीने का, पाकिस्तान के आतंक से बचने का। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ एक तरह का जेनोसाइड जैसी स्थिति जब बनी कि जिंदा जला दिया, 7 साल की लड़की को मार दिया, इस टाइप का, जो इस्कॉन का मंदिर फूंक दिया, तो भारत के राजनेताओं ने टिप्पणी करने से अपने को दूर रखा। अन्यथा दुनिया में कहीं कुछ घट जाए, भारत के कुछ नेता हमेशा टिप्पणी करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बगल का मामला है। दीपू दास जो मारा गया, जिंदा जला दिया गया, पेड़ पे लाश लटकाई, फिर माचिस लगा दी, या उसके बाद वो मंडल मारा गया एक। इनकी मृत्यु पर जो पीड़ा, जो शोक, जो आक्रोश भारत के राजनेताओं के समाज में दिखना चाहिए था, वो तो नहीं दिख रहा। तो आप, इसका अर्थ ये निकलता है कि आप केवल मजहब के आधार पर अपनी टिप्पणियों को तय करते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके विरोध में भारत के साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जगत गुरु, कथावाचक, इन सबको भी आना चाहिए था। आप अभी नहीं उतरेंगे सड़क पर तो कब उतरेंगे? फिर कब उतरेंगे और किस लिए उतरेंगे? ये प्रश्न तो है। भारत के ऐसे तमाम संत, साधु संत, महंत हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका आभा मंडल है। ऐसे 100 साधु संत, कथावाचक अगर एक साथ अपना आक्रोश का स्वर सामने रखते तो विश्व भर में उसकी गूंज होती। नहीं हुआ। सरकार को क्या करना है वो सरकार कर रही है और करेगी। बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर जो एक सामान्य प्रक्रिया है, जो एक कूटनीति की एक जो व्याकरण है, उसका आप यही कर सकते हैं। ये तो संभव नहीं कि आप बांग्लादेश में जाके हैं और मोहम्मद यूनुस को पकड़ लाएं। फिर तो स्थिति तभी है जब युद्ध करना हो। युद्ध से पहले तो यही तरीके हैं। युद्ध करना है, नहीं करना है, फिर ये देश को बड़े स्तर पर तय करना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि भारत के राजनेताओं में जो ये विभाजन है ना,
ये खतरनाक है। आपकी कसौटी देश नहीं है, आपकी कसौटी मजहब है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में एक और मस्जिद बनती तो खबर ही नहीं बनती। 3.5 लाख मस्जिदें 2-4 और बन जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। बाबरी मस्जिद बनेगी, टोन ही बदल गई, बिल्कुल सारी स्थिति बदल गई। और मजे की बात देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इस तरह के दलों ने इस बात की निंदा नहीं की कि भाई आपका इंटेंशन खराब लग रहा है। हाँ। आप जानबूझकर तनाव पैदा करना चाहते हैं। मस्जिद बनेगी ओके, हाँ, बट बाबरी मस्जिद बनेगी भाई। और अगर बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में जिंदा हो गई, समझिएगा बड़ी बात कह रहा हूं, तो ये भारत के अलग अलग कोने में जिंदा होगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। कैसे रोक लेंगे? अच्छा मैं मान लूं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां नहीं हो पाएगी, जहां भाजपा की नहीं वहां तो फिर बाबरी मस्जिद जिंदा हो जाएगी। बाबर फिर टहलने लगेगा छड़ी लेकर, तेलंगाना में तो टहल ही लेगा, आंध्रा में टहल लेगा, तमिलनाडु में टहल लेगा, कर्नाटका में टहल लेगा। तब क्या करिएगा? आप 80 और 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं तनाव? देश के बड़े राजनेताओं को इस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी चाहिए थी और कहना चाहिए था नहीं ये शरारत है। लेकिन लोगों ने कहा ना वीर तुम बड़े, चलो बाबरी मस्जिद बनाए चलो। अब वहां क्या स्थिति बन रही है? वहां स्थिति बन रही है कि बाबरी मस्जिद का चित्र पीछे छपे वाली टी शर्ट बिक रही है और उस पर लिखा आई लव बाबरी। और वहां इतना पैसा चढ़ावे में आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है विदेशों से भी, जिसकी कुछ सीमा नहीं। धुन्नीपुर में जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद बननी थी, वहां भूनी भांग नहीं, वहां को 4 ईंटें और 1 कट्टा सीमेंट देने को तैयार नहीं। क्या? हाँ। क्योंकि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा। हाँ। लेकिन जहां बाबरी मस्जिद के नाम पर ईंट रखी, वहां 200, 300 किलोमीटर से सिर पर ईंट रख के लोग चले आ रहे हैं। ये क्या है? किस दिशा में जा रहे हैं? इसकी आलोचना नहीं हो रही। बंगाल में चुनाव आएगा जाएगा, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन ये नासूर खड़ा हो जाएगा तो देश के लिए फिर संकट बड़ा हो जाएगा। ममता को नुकसान होगा कि भाजपा को नुकसान होगा, मेरी चिंता का विषय ये नहीं। लेकिन अगर ये बन जाएगा, बाबरी मस्जिद का इशू फिर बन जाएगा, तो देश के लिए संकट हो जाएगा। एक बाबरी से मुक्ति पाने के लिए भारत को 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, बलिदान देने पड़े हजारों लाखों लोगों को। आप फिर बाबरी जिंदा कर रहे हैं और इस पर बहुत शातिराना ढंग से चुप्पी साध रखी है कुछ दलों ने। ये समस्या है। इसको जो दोहरा चरित्र वाली समस्या है वो भारत की राजनीति में बड़ी है। मुझे याद आता है कि भाई जब पंडित जी की सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, एक वो विषय अलग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में उस पर क्या मतभेद हुए, वो अलग का विषय। लेकिन एक दूसरे उसी विषय पर एक दूसरे रंग की चीज़ बताता हूँ। तो भारत की लोकसभा ने उस पर ये कह के आपत्ति जताई कि नेहरू जी से कि पंडित जी हिंदू कोड बिल अकेले क्यों, हिंदू मुस्लिम कोड बिल दोनों ले आइए। सही बात है, एक ही बार में झंझट खत्म हो जाए। बोले इस पैर का ऑपरेशन करेंगे, अब बोले इसमें भी तो फोड़ आते, इसका भी कर दो एक ही साथ, ठीक हो जाएगा आदमी 15 दिन में। बोले इसका बाद में करेंगे। समझिए, जवाहरलाल जी का विरोध हुआ उस बिल का। हिंदुओं ने कहा कि या तो किसी का नहीं कोड बिल हो, सब अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जिए, और अगर संसद कानून बनाना चाहती है तो सबके लिए बनाए। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान शरीयत से चले
और हिंदू कानून से चले। पंडित जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करके पास कर दीजिए हिंदू कोड बिल। मैं वचन देता हूं 6 महीने के भीतर मैं इसी सदन में मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा। भारत का भोला मन बोले जाओ, जवाहरलाल कह रहे हैं पास कर दो, हो गया पास। उसके बाद पंडित जी कभी नहीं लाए, फिर इंदिरा जी भी नहीं लाए, राजीव जी भी नहीं लाए, कोई नहीं लाया। क्यों? अगर हिंदू कोड बिल से चल सकता है तो मुस्लिम कोड बिल से क्यों नहीं चल सकता? क्रिश्चियन को भी कोड बिल से चलना चाहिए, सिख को, सबको चलना चाहिए भाई। जब हम ये कहते कानून के समक्ष सब बराबर हैं तो उसमें ये चीज आ जाती है। इनको आपको एक शादी के की इजाजत है, उनको 4 की इजाजत है। तो बात एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे 100 समस्याएं। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर, नेहरू जी ने वहां पर ईमानदारी नहीं बरती, अन्यथा ये देश की एक बड़ी समस्या का समाधान एक झटके में हो जाता। वो कहते कि भारत का कोड बिल है ये, न हिंदू न मुसलमान, राइट? हिंदू कोड बिल क्यों हो? हाँ, इसके नामकरण हिंदू क्यों? भारत का कोड बिल नहीं हो सकता था? भारत की आचार संहिता, बात खत्म हो जाती। जीवन संहिता, उसमें जो भारत में जन्मा है उस पर सब पर लागू होती, कोई होता अगला पिछड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई होता, लेकिन नहीं। निशाने पर आपने हिंदुओं को, मैं कहता हूं चलिए अच्छा किया, मैं उसके भी विरोध में नहीं कि हिंदू कोड बिल नहीं आया, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, ठीक है। हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह से लेके और सती प्रथा और तमाम समस्याएं थी। हिंदू ने एक प्रोग्रेसिव व्यू लिया, विकासोन्मुख समाज बना, ठीक है। लेकिन एक सा नपना क्यों नहीं? हमको इंच से नाप रहे, उनको फुट से नाप रहे, इनको गज से नाप रहे और चौथे को मीटर से नाप रहे, ये तो नहीं चलेगा। कुल मिला के ये एक विषय है जो भारत में चिंता का रहा हमेशा से, आज़ादी की बात से आज तक। लेकिन फिर आज की सरकार सर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में कहाँ चूक रही है? क्योंकि ये मुद्दा तो वर्षों का है और ये सालों से लगातार इस बात को रिपीट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ लागू भी कर दिया गया है। पूरे देश में क्या 2024 का ये चुनाव प्रभाव डाल गया? नहीं तो अब तक हो गया होता जय सिया राम, या फिर कुछ और आपको नजर आता है? भाई देखिए, मैं जितना नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं एक पत्रकार के नाते, मैं कह सकता हूं कि कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नीति, जनसंख्या नियंत्रण नीति, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, ये दोनों चीजें आएंगी मोदी के ही कार्यकाल में। लेकिन मोदी समय किसी को नहीं बताते, उनकी छाया भी नहीं जान सकती कि वो किस दिन करेंगे। लेकिन इतनी समझ मुझे आ रही हैं चीजें कि होगा जरूर। जो अंतःपुर है सरकार का, शासन का, वहां की ऐसी हवाएं हैं जो ये इशारा करती हैं कि ये दोनों चीजें होंगी। लेकिन चूंकि मोदी जी के काम करने की शैली में कौतुक बहुत है। कौतुक मतलब अचानक से चौंका देना। हाँ। पता लगा कि तुम सो के उठे और टीवी पे चल रहा है कि देश भर में आचार संहिता, वो कॉमन सिविल कोड लागू। क्या मोदी जी जब महिला आरक्षण का विधेयक लाए थे तो भी देश में किसी को नहीं पता था। अटकलें लग रही थी कि क्या, किस लिए हाउस बुलाया है। हाँ। किसी को नहीं पता था। हाउस में ही पता लगा। 370 पर भी यही किया उन्होंने, नोटबंदी में भी यही किया। उनकी शैली है काम करने की। लेकिन इस मामले पर राय बन चुकी है और होमवर्क लगभग कंप्लीट है इन दोनों चीज़ों पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून और आदर्श जो कॉमन सिविल कोड है। जी हाँ। सर, अब इन विषयों से आगे बढ़ते हुए हम अगले साल होने वाले चुनावों को आपसे समझते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल,
असम तो ठीक है बीजेपी के पास है और वो लग रहा है कि दोबारा से वहां वो सारी चीजें हिमंता का मजबूत फैक्टर नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये 3 चुनाव खास तौर पर बीजेपी के लिए या मोदी के लिए बीते कुछ सालों में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि अभी तक योगी का चेहरा 100% या 90%, 80% स्ट्राइक रेट के साथ रहा है। सबसे पहले हम आपसे केरल को लेकर समझना चाहेंगे। केरल नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब इतने पार्षद बने हो, और इतिहास में वामपंथ भी ऐसा नहीं कर पाया था जब इतने कैंडिडेट अपने सिंबल पर उतार दिए हों। तो कैसे आप इस धमाके को देख रहे हैं? आपको एक बात बताऊं, बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं का जो देश भर में प्रति व्यक्ति औसत है ना, कि कितने व्यक्तियों पर एक शाखा, उसमें केरल का एवरेज सबसे ज्यादा घनत्व वाला है। कम लोगों पर सबसे ज्यादा शाखाएं केरल। लोग सोचेंगे उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, नहीं। राजस्थान में अगर, उत्तर प्रदेश में अगर 8,000 लोगों पर एक शाखा है या 10,000 पर एक होगी, तो वहां 5,000 पर है। इसका मतलब समझ गए आप? संघ ने अपना प्राण झोंक दिया केरल में, आज से नहीं, दशकों से। आज तो फल आया है, प्राण तो संघ दशकों से झोंक रहा है। जनसंघ के समय से आज तक के इतिहास में भाजपा के लिए सबसे बड़ा गर्व का क्षण है कि उस केरल में उसका मेयर बन गया। हाँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केरल में लगभग 20% वोट पहुंच गया उसका। केरल में 20% सोच सकता कोई नहीं, जहां एक कार्यकर्ता मिलना भी बहुत मुश्किल था। और सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं कार्यकर्ताओं की केरल में हुई भाजपा के। इसके 2 कारण। एक पहला कारण कि मोदी के पक्ष में एक जनमानस वहां का बना, भाजपा की राष्ट्रव्यापी शक्ति और सामर्थ्य से लोग प्रभावित हुए। और केरल में भाजपा ने विकास के मॉडल को सामने रखा, बाकी चीजें पीछे कर दी, केवल डेवलपमेंट। तो वहां के लोगों को लगा कि भाई डेवलपमेंट तो तभी होगा जब केंद्र के साथ अलाइंड रहेगी राज्य की राजनीति। एक, और दूसरा फैक्टर ये कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो पराभव हुआ ना, उससे केरल में जो 2 ध्रुवीय राजनीति थी केरल में, वामपंथी और कांग्रेस के लीडरशिप में जो कुनबा था, वो कुनबा धीरे धीरे ढहने लगा, कमजोर होने लगा, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस में अब जान नहीं बची। तो उनको लगा कि कांग्रेस नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन? बीजेपी। इसलिए बीजेपी ने ये चमत्कार वहां कर दिया। जब 20% वोट बीजेपी का हुआ था, मैं उसी दिन समझ गया था कि अब केरल बदल जाएगा। 2-3 चुनाव और लगेंगे, लेकिन मतलब केरल का दरवाजा बीजेपी ने खोल दिया। तो क्या विधानसभा का भी दरवाजा आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है? 2-4 सीटें दरवाजा खुल जाएगा। मतलब हम ये तो नहीं मानते कि केरल जीत जाएगी बीजेपी, ऐसा तो लेकिन 2-4-10 सीटें, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की उपस्थिति ठीक ठाक हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, लेकिन ये आरएसएस सर्जरी कैसे करती है ग्राउंड लेवल पर? क्योंकि आरएसएस के बिना ये संभव ही नहीं है सर। बड़ी बड़ी चुनौतियों को वो नीचे से ग्राउंड लेवल पर इस तरीके से कि हमें उसका परिणाम या तो चुनाव के समय दिखाई देगा या फिर कोई बड़ा इवेंट होगा तो उसमें नजर आ जाएगा कि भैया यहां पर स्वयंसेवकों की पूछ परख है। देखो, राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो विशेष अवसरों पर बाहर निकलते हैं। विपक्ष कांग्रेस के अब बहुत ही कम निकलते हैं, भाजपा के थोड़ा ज्यादा निकलते हैं, लेकिन निकलते अवसरों पर ही है। ठीक, संघ के काम करने का तरीका दूसरा है। 365 दिन निरंतर अहर्निश संपर्क और संवाद। संघ के लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि जो हमसे असहमत हैं वो हमसे सहमत कैसे हों, हमारी इसी की तो
यात्रा है, यानी हमको सब तक पहुंचना है, हर दरवाजे की कुंडी खटखटानी है। केरल में दशकों तक संघ बिना किसी परिणाम के यही प्रक्रिया करता रहा, परिणाम तो कोई आया नहीं। हाँ। और मेरे ख्याल से 150-200 से ज्यादा संघ के स्वयंसेवक मारे गए केरल में, राजनीतिक हत्याएं हुई। इससे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं 2 ही राज्यों में देश में हुई, सबसे ज्यादा केरल एंड पश्चिम बंगाल। उसके बाद भी संघ का काम जारी रहा। तो वहां के सामान्य व्यक्ति को ये समझ में आया कि भाई ये लोग कुछ मांगते नहीं, कुछ नहीं, फिर भी एक अभियान को लेकर लगातार हम लोगों के साथ रहते हैं, हमारे सहयोग में रहते हैं, तब विश्वास का रिश्ता बनता है। संघ बंजर जमीन को उर्वर बनाता है। हाँ। और जब उर्वर बन जाती है तो भाजपा वहां बीज डालती है, फिर फसल उगाती है, फिर फसल काटती है। फसल काटने और उगाने में संघ का रोल नहीं, संघ बंजर जमीन चुनता है और उसको उपजाऊ जमीन में तब्दील करने की जो पूरी प्रक्रिया है, हाँ, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। इसीलिए संघ का भारतीय जनता पार्टी के जीवन पर इतना नैतिक प्रभाव है, क्योंकि सारी बंजर जमीनें देश भर की उर्वर बनाकर भाजपा को संघ ही देता है। विपक्ष के नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं कि अग्निहोत्री जी क्या करें, उनके पास संघ है, हमारे पास संघ नहीं, बस यही सबसे बड़ी कमी है। तो वो जानते हैं लोग कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है, रीढ़ की हड्डी कहाँ है, तो रीढ़ की हड्डी है, उसी ढंग से वो काम करते हैं जी। और तमिलनाडु के चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार वहां पर है जिसने समय समय पर हिंदुओं को टारगेट करने पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे डेंगू की बात हो, चाहे उनके खिलाफ पूरा सम्मेलन कर देना हो, खुद मुख्यमंत्री का बेटा ही से। तो तमिलनाडु के चुनावों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा में एक और सबसे अलग चीज है वो कि वो लोग बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। जब लोगों को इस बात का इल्हाम, मतलब एहसास भी नहीं होता कि चुनाव है तमिलनाडु में, बोले अरे यार 5 साल बाद है, 10-7 साल बाद है, लेकिन ये संघ का काम करने का तरीका है वो कितना। 2034 के लोकसभा चुनाव के लिए भी आज से तैयारी रखो, 29 नहीं। तमिलनाडु में भाजपा को पैर जमाना है, इसके लिए भाजपा ने, संघ ने तय किया। हाँ। संघ सक्रिय हुआ, वहां के मठों को, मंदिरों को, धार्मिक संस्थाओं को संघ ने साधा क्या, और तमिल विरासत को आगे करके, तमिल विरासत आगे, उसके पीछे हिंदुत्व और सनातन। क्योंकि भाजपा जान गया कि यहां हमको लड़ना है डीएमके से। हाँ। डीएमके मतलब एंटी सनातन थ्योरी, सही बात, एटीट्यूड, स्टालिन। और भाजपा को लगा कि तमिलनाडु में भी दरवाजा न सही रोशनदान खोलने का यही समय है, जब जयललिता भी नहीं है, करुणानिधि भी नहीं है, 2 टॉलेस्ट लीडर नहीं है, क्या, और इनके यहाँ भी स्टालिन है, स्टालिन के बाद फिर कोई है नहीं। बच्चा तो अभी उतना महत्वपूर्ण हुआ नहीं। जयललिता के यहाँ तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, दुकान ही खत्म हो गई, बोर्ड वोर्ड सब लोग ले गए उठा के। क्या शशिकला और क्या शशि प्रभा और पनीर सेल्वम और सब। भाजपा को लगा यही समय है, सही समय है, तो उन्होंने अपना एक नौजवान फेस वहां उतार दिया, अन्नामलाई, संघर्ष करो। अन्नामलाई ने संघर्ष किया और जमीन पर भाजपा को मजबूत किया, दिखने लायक बना दिया कि वहां चर्चा हो गई। मोदी जी ने तमिल संस्कृति को तमिल प्राइड के रूप में सामने किया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जब बनी तो तमिलनाडु का सेंगोल लाकर उन्होंने स्थापित किया, और सेंगोल की पूजा कराने प्रधानमंत्री के यहाँ
तमिलनाडु के 101 पुजारी आए, ऋषि मुनि टाइप के, उसका टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ। एक मैसेज गया तमिलनाडु को कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को इतना सम्मान नहीं दिया। और फिर ये और प्रचारित कर दिया कि नेहरू जी को संगोल दिया गया तो उनने इसको म्यूजियम में रखवा दिया था ढक के। हाँ। ये तो हम हैं जो खोज के लाए। तमिलनाडु का प्राइड थोड़ा सा उससे बढ़ता है। दूसरा, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काशी तमिल समागम करके एक अभियान शुरू किया। आज नहीं, इस वक्त जो चल रहा है काशी तमिल संगमम, वो उसका चौथा वर्जन है। 3 पहले हो चुके। वाराणसी विश्व के सबसे पुराना शहर, हाँ। भारत की सनातन की राजधानी, संस्कृति और सनातन की राजधानी, और तमिलनाडु विश्व की सबसे पुरानी भाषा का इलाका। तमिल सबसे पुरानी भाषा है विश्व की। क्या उन दोनों को जोड़ दिया योगी जी ने। तमिलनाडु के लोग काशी आए, काशी के लोग वहाँ जाएं, यहाँ के धार्मिक कार्यक्रम यहाँ वहाँ हों, वहाँ के यहाँ हों, और एक इंटरचेंज बना दिया मामला। दूसरा, तीसरा प्रयोग तमिलनाडु में मोदी ने किया कि तमिलनाडु के एक सामान्य से व्यक्ति को, अपनी पार्टी के नेता को, वो बहुत हाई प्रोफाइल नेता तो नहीं है, जिनको उपराष्ट्रपति बनाया, एक तो पिछड़े वर्ग के और तमिलनाडु के, उनको लाके राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बना दिया। हाँ। तमिलनाडु को मोदी ने 3 मैसेज दे दिए एक साथ। सेंगोल, हमने सिर झुकाया आपके प्रतीक के लिए। काशी तमिल संगम, संस्कृति के लिए, और राजनीतिक हिस्सेदारी, तमिलनाडु को भारत का उपराष्ट्रपति, और उसमें भी पिछड़े वर्ग का खड़ा कर दिया। तो भाजपा ने तमिलनाडु में दरवाजा तो नहीं खुल पाएगा भी, दरवाजा खोलने का मेरा मतलब एकदम चमत्कार तो नहीं हो सकता, लेकिन खिड़की भाजपा खोल लेगी इस चुनाव में तमिलनाडु में। लेकिन AIADMK के साथ सत्ता में वापसी की तो संभावना नहीं, सत्ता में वापसी की संभावना क्या है, कैसे है, उस पर तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें और साफ हो तब एक तस्वीर समझ में आएगी। लेकिन इंडिविजुअली भाजपा वहाँ एक राजनीतिक पावर शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगी। देखिए, कोई भी बड़ा दुर्ग बहुत जल्दी नहीं खुलता, उसमें बहुत सारी शक्ति लगती, बहुत समय लगता है, बहुत ऊर्जा लगता है। भाजपा उत्तर प्रदेश को भी तो कल्याण सिंह के समय आकर खोल पाई। हाँ। सोच लीजिए कितने समय लगे। 47 से भी मान लो, 52 से भी मान लो पहले चुनाव से, तो 90 में आके खोल पाई। हिंदी भाषी भारत था। हाँ। इलाका था। और दक्षिण में चूंकि भारत के भाजपा के पास जनसंघ के समय जो उसकी लीडरशिप थी, उसमें साउथ से तो लोग थे नहीं, या जो थोड़े बहुत रहे होंगे बहुत छोटे कद के लोग रहे होंगे। तो साउथ भाजपा का स्थायी प्लेग्राउंड कभी नहीं रहा, होम ग्राउंड कभी नहीं रहा ना। हाँ। और वहाँ वो इतना कर ले रही है कि केरला में अपना मेयर बना ले रही है तिरुवनंतपुरम में। तो इसका मतलब है कि वो एक शेर था ना कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो कम से कम माहौल तो बन गया, माहौल तो बनाई दिया। हाँ। केरल पर चर्चा होने लगी कि भाजपा भी वहाँ है। भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है भाई। और सर बंगाल बाद में चलें, लेकिन नितिन नवीन सबसे पहले पुडुचेरी क्यों गए? क्योंकि वहाँ भी चुनाव हैं, और वो इलाका जो उन्होंने चुना उसके पीछे आपको क्या कारण समझ आ रहा है? कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही पहला दौरा पुडुचेरी जाना, जहाँ चुनाव है। देखिए, मुझे लग रहा है कि नितिन नवीन जा रहे हैं, पुडुचेरी जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, तमिलनाडु जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अभी वो भी सीखने की प्रक्रिया में है।
क्या? तो नितिन नवीन के जैसा जब नियुक्ति होती है तो ऐसा मैं समझता हूं कि उनसे कहा जाता है कि भाई आप घूमो सब जगह, जाओ देखो समझो सीखो। क्या? जाओ देखो समझो सीखो, बाकी हम हैं। तो ना एक नई पीढ़ी तैयार की जाती तो ऐसे ही तैयार की जाती है कि नितिन नवीन से कहा कि भाई पांडुचेरी जाना चाहो पांडुचेरी जाओ, असम जाना चाहो, जहां जहां जाइए आपको तो सभी जगह जाके सीखना है। ये युवा मोर्चा नहीं ना, ये भाजपा है, इसके अध्यक्ष है आप। युवा मोर्चा का मसला तो है नहीं, बिहार का मंत्रिमंडल है। तो मुझे लगता है नितिन नवीन के अभी जानने से और कोई ऐसा भी नहीं कि नितिन नवीन इंडिविजुअली कोई पर्सनालिटी है, ऐसा तो है नहीं। भाजपा का तो 100 में 90 मोदी जी के चेहरे पर है, 10 में फिर नितिन नवीन कहाँ आते हैं आप तय कर लो। क्या? तो नितिन नवीन का मामला ठीक है, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, वो आएंगे जाएंगे घूमेंगे। मुझे लगता है उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण या कोई बड़ा राजनीतिक फैसला नितिन नवीन के स्तर से तो नहीं होगा, ये भी जानते हैं सब लोग। लेकिन सर 26 में जब बाकी जगहों की चर्चा हो रही है तो असम में ऐसा क्या हो गया कि सब बीजेपी वाले खासतौर पर ये मान के चल रहे हैं कि भैया ये तो हिमंता अकेले अपने दम पर योगी जी जैसा कमाल कर देंगे, क्योंकि बंगाल को लेकर चिंताएं दिख रही हैं, केरल तमिलनाडु को लेकर, लेकिन असम को लेकर ऐसा लग रहा है कि हिमंता ने उसे सेफ हाउस बना दिया है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए इसमें मैं 2 तरह की बात देखता हूँ। एक, जिन राज्यों में 26 में चुनाव है वो सब राज्य भाजपा के लिए बेहद कठिन प्रश्न पत्र हैं, हमेशा से रहे। क्या? असम ऐसा नहीं रहा ना कि कठिन प्रश्न पत्र, जब हिमंता नहीं थे तब भी भाजपा वहां ताल ठोक रही थी। ठीक है ना? अब हिमंता ने और भी सहज कर दिया, आप समझिए, वो प्लेग्राउंड उनका समझा हुआ है भाजपा वालों का। अब कैप्टन और अच्छा है तो थोड़ा और रिलैक्स हो गए। और जब चुनाव आएगा तो 2 रैली अमित शाह करेंगे, 2 रैली योगी जी करेंगे और 2 रैली प्रधानमंत्री करेंगे, बाकी हेमंता हैं, और वो मानकर चलते हैं कि माहौल बन जाएगा। और कांग्रेस के पास कोई वैसी लीडरशिप, तरुण गोगोई तो अब है नहीं। गौरव गोगोई और तरुण गोगोई बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। तो असम में वैसी लीडरशिप अब किसी के पास नहीं है जिसके पास दशकों का एक विश्वास असम का हासिल हो। तो भाजपा को कंपैरेटिवली स्वाभाविक तौर पर लगेगा कि असम हमारे लिए थोड़ा कूल है। अब आखिर में सर बंगाल समझते हैं जी, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्यों? और इस बार आप बंगाल में किस तरीके के बदलाव खासतौर पर SIR के बाद आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि सब कुछ इस बात पर टिकेगा कि जो SIR के बाद जो लिस्ट फाइनल आएगी वोटर्स की, अंतिम मतदाता सूची, उसका जमीन पर क्या अंकगणित है। अंकगणित मतलब कि जो वोट कटेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की अभी एक संख्या आई है कि लगभग 2.5-2 करोड़ लोग वोटर कम हो जाएंगे। उसमें जो मृत हो गए वो तो चलो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो डबल और धन फंद वाले हटेंगे वो किसके वोटर थे, ये देखना जरूरी। बंगाल में परिणाम तय करेगा। जैसे तो मुझे लगता है कि SIR का जो जमीन पर असर क्या है, बूथ पर असर क्या है, इसको एक बार समझना होगा। जैसे बिहार में SIR के बाद जो चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम आया वो तो बिल्कुल उसने अनुलोम विलोम करा दिया बिहार को। लालू यादव की पार्टी तो हवा में उड़ गई। वैसे ही बंगाल में देखना होगा कि वहाँ जो SIR हुआ उसका ज़मीनी असर क्या है। जो वोट हटे हैं डुप्लीकेसी में या स्थान परिवर्तन में या किसी कारण से, फर्जी वोट कहिए, कुछ कहिए उनको, ठीक, वो किसके खाते के वोट थे। अगर ममता बनर्जी की पार्टी के खाते के ज़्यादा वोट इसकी जद में आए हैं SIR के, बड़ी बात कर रहा हूँ, तो मान कर चलिए, मेरी बात लिख लीजिए, ममता बनर्जी के लिए ये वाटरलू हो जाएगा चुनाव साबित, उनके लिए संकट का कारण हो जाएगा, सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। अब
बाकी तो जनादेश पर है, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए वाटरलू साबित हो जाएगा ये चुनाव। और इसके उलट देखें, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चूंकि कभी सरकार में नहीं रही, सिस्टम में तो कभी रही नहीं बंगाल के, इसलिए वोट बनाना और सब राशन कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड और मैन कार्ड ये सब करना तो सत्तारूढ़ दल के पास संसाधन से शक्तियाँ होती हैं, तो ज़्यादा। लेकिन हाँ, 1% के लिए मैं कहूँगा अगर बीजेपी का वोट कटा है तो बीजेपी के लिए फिर वहाँ बंगाल में कुछ बचता नहीं। लेकिन सामान्य समझ कहती है कि ये वोट तृणमूल कांग्रेस का रहा होगा, क्योंकि उन्हीं के पास बड़ा चंक वोट का था भी, लेफ्ट तो खत्म ही हो गया वहाँ। तो उस जमीन पर ममता बनर्जी को इसका कितना नुकसान, क्योंकि जिस आक्रामकता से उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, वहीं से इस बात का, इस संभावना का भी जन्म हुआ कि शायद ममता जी को ये लग रहा है कि हमारे वोटर कट रहे हैं या कट जाएंगे। तो अगर उनके वोटर कटे तो फिर ममता जी के लिए मान कर चलिए कि संकट शुरू होता है अब। और दूसरा मुझे लगता है कि वामपंथी दल नेपथ्य में चले गए, कांग्रेस नेपथ्य में चली गई बंगाल में, तो धीरे धीरे वहाँ 2 पार्टी सिस्टम इमर्ज हो रहा है। हाँ। एक तरफ ममता, दूसरी तरफ भाजपा। बस लोगों को इन्हीं 2 में से चुनना है, वो इधर सत्ता दें या इधर सत्ता दें। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पिछले चुनाव में 58 लाख वोट्स कम थे बीजेपी के तृणमूल कांग्रेस से, तो बहुत अंतर नहीं बचा। ऐसा नहीं कि तृणमूल तक भाजपा पहुंच नहीं पाए, इतनी दूरी नहीं है। तृणमूल यहाँ है तो भाजपा यहाँ पर तो खेल ही रही है, कान के आसपास, इतने पास पहुंच गई। अब एक उछाल भाजपा का भाग्य बदल देगा पश्चिम बंगाल में। अब वो उछाल कब मिलता है उसको, ये जनादेश का विषय हो गया। लेकिन अब भाजपा उस स्थिति में वहां है कि वो सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानी जा रही है बंगाल में। बंगाल जैसे राज्य में सर फिर योगी जी जैसे नेताओं का क्या रोल होता है? 31% 2011 की जनगणना के हिसाब से तो करीब 28-29% है, लेकिन अब ऐसी खबरें आती हैं कि 35% के आसपास मुसलमान हो गया है। और क्या ये हुमायूं कबीर जैसे जो लोग खड़े हो रहे हैं, क्या ये ओवैसी वाला रोल कुछ अदा करने वाले हैं? चर्चाएं तो हो रही हैं। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद का मसला जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, वहाँ खेल शुरू किए हैं, उसकी सबसे सरल और सबसे बृहद व्याख्या यही हो रही है पश्चिम बंगाल में कि ये ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कवायद है। हाँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को परोक्ष रूप से दूसरे खेमे से आशीर्वाद भी प्राप्त के ठीक है, जैसा आरोप ओवैसी के लिए लगता है। अब चूंकि बंगाल में भाजपा और तृणमूल के बीच में बहुत फासला नहीं है, इसलिए हुमायूं कबीर अगर थोड़ा बहुत भी खेल कर गए तो परिणाम बदल सकते हैं। और मुझे लग रहा है जिस ढंग से हुमायूं कबीर को वहाँ समर्थन मिल रहा है मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के जिलों में, वो ममता जी के लिए अलार्मिंग है। हाँ। अब वो वोट में कितना तब्दील होगा, नोट में तो तब्दील हो रहा है, नोट तो आ रहा है वहाँ मस्जिद के लिए, ईंटा भी आ रहा है, नोट भी आ रहा है, और टी शर्ट भी बिक रही बाबरी मस्जिद की। वोट कितना उसमें कन्वर्जन होगा वोट में, ममता जी का भाग्य का निर्धारण वहीं से हो जाएगा। अगर मुसलमानों में मुर्शिदाबाद ने हुमायूं कबीर, अभी मुसलमान का मतलब 100% ममता बनर्जी के पास वोट, ठीक। हाँ। अगर उसमें 10-15% की डेंट भी मार पाए हुमायूं कबीर, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए वो बिल्कुल मतलब भरी दोपहरी में अंधेरा जैसी स्थिति हो जाएगी कि दोपहर के 12 बजे अंधकार छा जाए। अगर ममता बनर्जी की सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा दी तो मुश्किल हो जाएगी। और योगी जी का रोल, देखिए योगी जी का तो देश में मेरे ख्याल से ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां के चुनाव हो और योगी आदित्यनाथ की पुकार नहीं हो, कोई इलाका नहीं। क्या बंगाल, क्या तमिलनाडु, क्या त्रिपुरा, क्या आंध्र प्रदेश,
क्या आसाम? कोई इलाका बता दीजिए। त्रिपुरा में भी सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की थी। बताइए, सामान्य रूप से देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के त्रिपुरा में क्या लेन देना? इससे पहले के मुख्यमंत्री तो त्रिपुरा नहीं जाते थे कभी। इसलिए योगी की जो स्वीकार्यता है और जो पॉपुलैरिटी है, वो मैंने शुरुआत में इससे कहा था कि योगी जी भाजपा की समवर्ती सूची के नायक हैं। वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं केवल। हाँ। इसलिए जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ योगी जाएंगे, और जहाँ चुनाव थोड़ा इस मिजाज का हो जाए, जैसा बंगाल का मिजाज हो रहा है कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे और एक पोलराइजेशन, एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस हिंदू, तो वहाँ तो आप जानते हैं कि सबसे मजबूत आवाज योगी की गूंजती है। उतना साफ कोई दूसरा बोल ही नहीं पाता। हाँ। बटोगे तो कटोगे, इस नारे ने हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र तक चुनाव पलट दिया। शरद पवार से जब पूछा गया महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा योगी जब तक महाराष्ट्र में नहीं आए थे कैंपेन करने, ये कौन कह रहे हैं? शरद पवार, जिनको 50 साल का भारत की राजनीति का अनुभव है। प्रधानमंत्री छोड़कर देश के हर महत्वपूर्ण पद पर रह लिए। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं तो नहीं रहे, बाकी तो सब पदों पर रह लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि जब योगी जी महाराष्ट्र में प्रचार करने आए तो उनकी 4 रैलियों ने महाराष्ट्र का चुनाव पलट दिया। ये भाजपा वाला कहे तो उतना महत्वपूर्ण नहीं, शरद पवार कह रहे हैं कि योगी, ये ड्यू टू योगी है, ये योगी इफेक्ट है जो परिणाम आया। हरियाणा में भी यही हुआ था। तो जितनी साफ गोई से और जितनी प्रतिबद्धता के साथ बिना लाग लपेट के योगी अपनी बात कहते हैं, दूसरे लोग नहीं कह पाते ना। बिहार में भी आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री की बात सबसे ज्यादा गूंज योगी की रही। हर उम्मीदवार चाहता था कि योगी जी आ जाए एक बार हमारे यहाँ, और उनका सक्सेस रेट भी 88-89% गया। हाँ, जहाँ चले गए वो जीत गया आदमी। तो उस तरह से मुझे लगता है योगी की जिम्मेदारी तो पार्टी लगाएगी वहाँ बंगाल में अच्छे से। सर 2014 में जब मोदी आए थे तो देश की सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन अब 2026 में नरेंद्र मोदी की आप छवि को किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी मजबूत हुई है या फिर कुछ गिरावट आपने देखी है? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी की छवि लार्जर देन लाइफ हो गई अब। इस देश ने जवाहरलाल जी को देखा, इस देश ने इंदिरा जी को देखा, और ये देश अब मोदी को देख रहा है। निर्णय लेने की क्षमता और जनता के साथ संवाद का कौशल, ये दोनों चीजें मोदी के पास अद्भुत हैं। पीपल्स कनेक्ट इतना अच्छा और इतना बेहतर किसी के पास नहीं रहा जितना मोदी जी के पास है। एक बात आपको बताता हूं, एक प्रश्न ही आपसे पूछता हूं कि और कोई प्रधानमंत्री होता किसी पार्टी का, जिसके पास बहुमत नहीं होता अपना, और जिसकी सरकार समर्थन पर टिकी होती, कम से कम 2 दलों के समर्थन पर तो है, नीतीश और चंद्रबाबू ने, वो प्रधानमंत्री क्या मोदी की तरह काम कर सकता था? बिल्कुल नहीं। मोदी कर रहे हैं। यही मोदी की पर्सनैलिटी है। 330 रहे या 240 रहे नंबर लोकसभा में, मोदी की चाल नहीं बदली ना, मोदी के काम करने का तरीका कभी नहीं बदला। जो कह रहे हैं छाती 56 से अब 34 आ गई है, वो 56 से 58 तो हो सकती है, 34 तो का तो प्रश्न ही नहीं। हाँ। एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो लोग नासमझ हैं जो ऐसा सोचते हैं कि 240 की संख्या के कारण मोदी बदल जाएंगे, अब काम करने का तरीका उनका बदल जाएगा और वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या चिदम्बरम ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी के
पर्सनैलिटी में और उनके काम वर्किंग स्टाइल में इतना सा भी फर्क नहीं आएगा। वो वैसे ही फैसले लेंगे जैसे 14 में ले रहे थे, जैसे 19 में ले रहे थे। सब लोगों को लग रहा था कि चंद्रबाबू भी बाहां मरोड़ेंगे, नीतीश भी बाहां मरोड़ेंगे। नीतीश जी तो जहां देख लेते वहां पाँव छू लेते, छू रहा है ना। हाँ। चंद्रबाबू का बेटा कह रहा है कि नमो की एक नई परिभाषा आई है। क्या? नमो की एक नई परिभाषा आई, N फॉर नायडू, M फॉर मोदी। और क्या चाहिए? लोग तो ये मना रहे थे कि चंद्रबाबू भी मोदी जी को कसेगा और नीतीश भी कसेंगे। ये लोग तो खुद ही मोदी जी की उसमें लीन है, प्रशंसा में। तो इसका मतलब बंदे में कुछ तो है। अन्यथा समर्थन, सरकार को समर्थन देकर सरकार चलवाने वाले दल, सरकार चलाने वाले मुखिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो देश ने देखा है क्या? लेकिन मोदी के साथ वो चीज नहीं हो रही। यही मोदी का वैशिष्ट्य है, यही उनकी विशेषता है। सर, देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर गुजराल, वीपी सिंह और मनमोहन से लेकर नरेंद्र मोदी। मोदी में ऐसा क्या है जो जॉर्डन का राजा भी उनकी गाड़ी चलाने को तैयार है? इथियोपिया जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री, पुतिन आते हैं तो वो भी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है। एक कार डिप्लोमेसी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और ये पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज जा रहा है कि भाई हर देश उन्हें अपने देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाज रहा है। पैगंबर साहब के परिवार की 43वीं या 41वीं पीढ़ी का नौजवान मोदी की गाड़ी चला रहा था। पैगंबर साहब, हाँ। इस्लाम के प्रवर्तक, उनके परिवार का युवा 42वीं पीढ़ी या 41वीं पीढ़ी का चला रहा था। बड़ा मैसेज है। और मोदी की छवि कही जाती है कि एंटी मुस्लिम है ये। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है? उससे प्रतिष्ठित परिवार तो कोई नहीं ना। बिल्कुल। दूसरा, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनालिटी को खुद डेवलप किया है। ये किसी की कृपा से मिला हुआ ऑरा नहीं है, ये समझिए। मोदी को किसी की कृपा से मिला हुआ ऑरा नहीं है। विक्रमार्जित राजस्य, अपने पराक्रम से उन्होंने अपने लिए ये ऑरा बनाया है। उनको किसी ने गिफ्ट में थोड़ी नहीं दिया था ऑरा ना, पार्टी ने भी गिफ्ट में नहीं दिया था। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो 2009 में आडवाणी जी को भी बनाया था पार्टी ने, वो परिणाम नहीं दे पाए तो फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मान लीजिए सोचिए 14 में मोदी परिणाम नहीं दे पाते तो मोदी से कहा जाता है कि भाई आप भी गुजरात में रहिए, फिर इधर क्या करेंगे दिल्ली, ये कहा जाता है ना कि आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं होगा। परिणाम दिया है। और जो वैश्विक जगत की आप चर्चा कर रहे हो ना, पुतिन हो या और लोग हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मालूम क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि सीट 350 हो मोदी के पास या हो 240 लोकसभा में। विश्व के सारे बड़े नेता ये जानते हैं कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जिसकी बात देश की जनता पर सर्वाधिक असर रखती हो और देश की जनता जिस पर कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, वो वन एंड ओनली मोदी है। इसलिए आपको भारत से रिश्ता रखना है तो मोदी से सम्मान का रिश्ता रखना होगा। मोदी के समक्ष दुनिया, पुतिन से लेके और ट्रंप तक दुनिया के बड़े लीडर्स को कोई नेता भारत में दिख रहा है क्या जिसको वो कहे कि देश में इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस हासिल है? नहीं ना। फिर जवाहरलाल जी के समय में तो बहुत लोग थे, आज तो ऐसा नहीं है। 1 से 10 तक मोदी है, 10 के बाद फिर गिनती है। तो इसलिए विदेशों में जो आप नरेंद्र मोदी के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट देखते हैं, एक स्पेशल कनेक्ट देखते हैं, उसका कारण यह है कि
वहाँ व्यक्तिगत कोई रिश्ता नाता यारी मोह दोस्ती नहीं होती है। राजनयिक मामलों में व्यक्तिगत मसला नहीं होता कुछ कि नहीं भैया ये हमारे बडी हैं, नहीं बडी पडी कोई नहीं होता किसी का। विशुद्ध देश के हित की मसला होता है। उनको लगता है कि मोदी अपने देश में कोई भी फैसला लेने की हैसियत का आदमी है, बात खत्म हो गई। अगर कृपा पात्र की बात है तो क्या देश के अंदर कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कृपा पात्र से बनाए गए हों? हाँ, बहुत सारे लोग थे। देखिए बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो किस स्थिति में बने, एक तरफ वामपंथी खींचते थे, एक तरफ भाजपा खींचती थी। चरण सिंह और भी विचित्र स्थिति में रहे, 40 दिन रहे। चंद्रशेखर, देवी गौड़ा, गुजराल, क्या थे? गुजराल का आपने एक किस्सा बताया। ये सारे लोग टेक्निकली प्रधानमंत्री हुए लेकिन प्रैक्टिकली देश के नेता नहीं हो पाए। टेक्निकली वो लोग प्रधानमंत्री हुए लेकिन देश के नेता नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री की शपथ ले लेना अलग चीज है, हाँ, और देश का नेता होना अलग बात, अलग चीज है। मैं देखता हूं 4 लोग मुझे समझ आते हैं, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी, जो देश के नेता हुए प्रधानमंत्री के साथ साथ। बाकी सब केवल प्रधानमंत्री हुए। शास्त्री जी देश के नेता थे लेकिन उनको समय बहुत कम मिला और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। अदरवाइज देश के नेता कोई नहीं हुआ। गुलजारी लाल नंदा अच्छे आदमी है, कई बार प्रधानमंत्री की शपथ ली लेकिन देश के तो नेता नहीं, देश जानता उनको। गुजराल साहब का एक मसला, एक प्रसंग आता है कि पटना में रैली थी तो लालू यादव का उस वक्त जलवा जलाल था। हाँ। वो अध्यक्ष थे जनता दल के, तो वो अपना बना रहे थे खैनी और गुजराल के बगल में बैठे थे। अचानक से उनका नाम बुला लिया कि अब जननायक, गरीबों के, पिछड़ों के नेता, मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी संबोधित करेंगे। तो वो ऐसे कर ही रहे थे तो उन्होंने वो पकड़ा दी गुजराल साहब को, बोले हाथ लो, पकड़ो, हम आ रहे हैं बोल के रखो उसको। वो प्रधानमंत्री तो जी। तो वो पकड़े रहे बेचारे। जब वो आए तो उन्हें लाओ, तो क्योंकि पद उनके पास था, शक्ति कहीं और थी। ठीक। मोदी उस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि जिसके पास पद है उसी के पास शक्ति है। अन्यथा आप क्या सोचते हो कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार, कोई कमजोर प्रधानमंत्री होता तो उसको अपनी ड्यूढ़ी पर रात रात भर बैठाल के रखते, बिल्कुल, और नाक रगड़वाते। इस देश में हुआ ऐसा। लेकिन ये मोदी का कद है कि वो लोग भी जानते हैं कि नहीं यार, हमारे यहाँ भी नीतीश बाबू ही तो देख ही लिए कि मोदी के चुनाव प्रचार करने की बदौलत ही हम सरकार में आए, नहीं तो अकेले नीतीश बाबू के बस का तो नहीं था। चंद्रबाबू भी जानते हैं, उनका बेटा भी जान रहा है उस चीज को कि भाई आंध्रा में कांग्रेस से लड़ने के लिए मोदी चाहिए। तो इसलिए मोदी समथिंग डिफरेंट है, ये जान लीजिए। मेरी दृष्टि में 4 प्रधानमंत्री ऐसे जो जनता के नेता भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, मोदी, वाजपेयी जी, इंदिरा जी एंड पंडित नेहरू, बस। बाकी सब लोग अच्छे रहे लेकिन प्रधानमंत्री रहे, और तकनीकी तौर पर बाकी कोई बहुत विशेष उनके किसी के हाथ बंधा रहा, किसी का पांव बंधा रहा, स्वतंत्र रूप से कुछ काम ही नहीं कर पाए। यही 4 लोग हैं जिन्होंने भारत पर असर डाला है। नहीं तो सत्ता किसी के हाथ में, रिमोट किसी के हाथ में। सत्ता कहीं रिमोट का सेल कोई लेके भाग रहा है, उसका हार्डवेयर किसी के पास है, सॉफ्टवेयर किसी के पास है। 9 लोग 90 नखरे। हमने ऐसी सरकारें कवर की हैं। एक एक फैसले पर झाँव झाँव हो रही है, इस्तीफा दे रहे मंत्री, कुछ हो रहा है, कहीं बवाल मच रहा है। कोई घटक दल है, सहयोग आपको समर्थन दे रहा है, वो मंत्रिमंडल की अपने लोगों की सूची पहले जारी किए दे रहा है प्रधानमंत्री से, तब उससे कहा जा रहा भाई ऐसी बेइज्जती तो ना करो यार। मोदी के शासन में ऐसा संभव नहीं।
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चंद्रबाबू नायडू के मंत्री के पास है, राम मोहन नायडू, एरन नायडू के लड़के हैं, एरन नायडू हम लोग के मित्र थे। ऐसे ही ललन सिंह हैं बिहार से, और लोग हैं केंद्र में। क्या किसी मंत्री की हिम्मत है कि मोदी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले? नहीं ना। उनके बॉसेस की हिम्मत नहीं तो पर इनकी क्या हिम्मत होगी? सही बात है। ये अंतर है। पहले मंत्री खुलेआम धमकाते थे प्रधानमंत्रियों को, अब वो स्थितियां नहीं है। ये शायद मोदी का अपना काम करने का तरीका और जनता का मोदी पर विश्वास और मोदी का जनता पर विश्वास, ये दोनों चीजें मिलके मोदी की पर्सनालिटी को शेप देती हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, आपने इतना समय दिया। और आज हमने 2026 में मोदी और योगी और भाजपा के लिए खासतौर पर जो अग्नि परीक्षा है उसकी चर्चा की। विस्तार से आपने एक एक राज्य का हमारे दर्शकों के लिए विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत आभार सर। और आपको अमिताभ सर का ये विश्लेषण कैसा लगा? लगातार आपने इससे पहले भी देखा, अमिताभ सर ने हमारे चैनल के जरिए से जो बातें कही हैं वो पूरे देश तक पहुंची हैं। 2026 में क्या बीजेपी बड़ा कमाल करने वाली है? आप इस विश्लेषण के बाद, इस पूरे एनालिसिस के बाद, सर के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।